एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ एक फंडामेंटल कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक लेआउट दिया गया है कि किस तरह से स्टेप्स फॉलो होते हैं। देखो, एक होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट, जिसे कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर डाल देते हैं हम अटैकिंग रिएजेंट। क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर ये रिएक्ट करवाता है, अटैक करता है, तो एक फॉर्म बनती है इंटरमीडिएट की, ठीक है। तो वो जो इंटरमीडिएट होते हैं वो क्या है, अभी वो प्रोडक्ट नहीं बने हैं, वो अभी हमारे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स के बीच में है, इसीलिए उसे कहते हैं उस स्टेट को इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। प्रोडक्ट वो होता है जो कि डिजायर्ड आपको चाहिए प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट कौन से होते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस, मान लो कि एक डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको चाहिए, उसे बनाने के लिए एक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी आपके पास मिल रहे हैं, उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये डिपिक्शन है जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन का। जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वो यही पैटर्न फॉलो करती है, जिसमें होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसे हम अपना सबस्ट्रेट कहते हैं, जिस पर अटैकिंग रिएजेंट, अदर मॉलिक्यूल जो होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, वो उस पर अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, और एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अब इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट्स भी बनेंगे और बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, ठीक है। तो ये जनरल आपका ओवरव्यू कुछ इस तरह का रहता है। देखो, हम यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म भी समझेंगे। अब देखो, जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, उससे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, क्या क्या नॉलेज ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म से हमें मिलती है। सबसे पहली बात है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे एरोज यूज़ होते हैं, इस तरह के एरोज यूज़ होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है। तो जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है, किस तरह से जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है। दूसरी बात एनर्जेटिक्स की होती है कि जो ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको पता है कुछ एक बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो उसी का जो एनर्जेटिक्स है वो भी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है रेट का, जो कि आप काइनेटिक्स भी समझ सकते हो, ठीक है, अलग से चैप्टर है पूरा काइनेटिक्स, उसमें आपने करा होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाने के लिए, उसका कि किस काइनेटिक्स से, किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो बताती है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हेल्प करती है हमें ये अंडरस्टैंड करने में कि जो हमारा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है। थ्रू द रिएक्शन मैकेनिज्म हमें अपने कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी पता चलती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो रिएक्शन मैकेनिज्म से हमें पता चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड पे। देखो, फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है ब्रेकेज होना, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड का फिजन करवाना है। देखो, कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, अगर आप देखो ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये ए और बी में क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयरिंग में पड़े होते हैं, ठीक है, तो ये है कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका क्या करना है, इसका फिजन होना है। फिजन क्या होता है? ब्रेकेज होना, ब्रेक होना, बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती हैं, दो तरह से इस बॉन्ड को, जो ये ए बी बॉन्ड है, इसके टूटने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है। दो तरीकों से आप इसे तोड़ सकते हो, ठीक है। पहला होता है होमोलिटिक फिजन, ठीक है। होमोलिटिक फिजन क्या होता है? होमो मीन्स सेम। अब होमोलिटिक फिजन में ये होता है, अगर ए बी बॉन्ड टूट रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो ये शेयरिंग से मिलकर बना है कोवलेंट बॉन्ड, अगर इसमें हम होमोलिटिक फिजन करते हैं तो कुछ इस तरह से टूटेगा। देखो, होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, इक्वली हम तोड़ रहे हैं, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, उनका हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ए बी बॉन्ड तोड़ा तो ए और बी सेपरेट हो गए, और जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट दोनों पर हो गए, ठीक है।
हर एक को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन का एक एक दोनों लेके अलग अलग हो जाएगी। इसे कहते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या होता है? होमोलिटिक फिजन। होमो मीन्स सेम, मतलब जब आपका फिजन हो रहा है, जब बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, तो दोनों जो आपके बॉन्डेड एटम्स है उनको क्या मिल रहा है? इक्वली ही उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये होता है होमोलिटिक फिजन। ठीक है, पहला। तो यहाँ पर होमोलिटिक फिजन में हम लिखेंगे कि होमोलिटिक फिजन किस तरह से होता है। होमोलिटिक फिजन होता है कि जब हम यहाँ पर क्या करते हैं? इक्वली तोड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे यहाँ पर RX ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी RX यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, होमोलिटिक फिजन कैसे होता है। पहली बात ये होता है हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। इसको इनिशिएट तो करना पड़ेगा ना इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो हीट चाहिए होती है, या फिर लाइट की प्रेजेंस में भी, यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, होमोलिटिक फिजन में ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि R पे भी रेडिकल आ रहा है प्लस X पे भी रेडिकल आ रहा है, और ये जो बनते हैं दीज आर फ्री रेडिकल्स। जो होमोलिटिक क्लीवेज के बाद आपको जो स्पीशी मिली उसको कहते हैं हम फ्री रेडिकल। क्या हुआ? फ्री रेडिकल, ठीक है, इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल। रेडिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों पे क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो ये आप एरो देख रहे हो ना, इस तरह का ये एरो देख रहे हो, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो कहते हैं। तो इसका मतलब होता है फिश हुक भी कहते हैं, क्योंकि जो फिश को पकड़ने का जो कांटा होता है वो भी कुछ इस तरह का होता है, तो इसे फिश हुक वाला एरो भी कहा जाता है। तो ये represents one movement of one electron, ठीक है। क्योंकि जो ये देखो, जो ये एरो होता है डबल एरो कहीं दिख रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ध्यान में आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको ऐसे वाला एरो, फुल एरो, कर्व्ड एरो दिखता है, दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। वेयर एज अगर आपको ये हाफ हेडेड एरो, फिश हुक दिखता है, हाफ मिलता है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जो कि रेडिकल्स के केस में होता है। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैसा है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऐसा है कि अनइवन मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर AB की डिस्ट्रीब्यूशन करी थी, इस तरह से होमोलिटिक में क्या होता है? दोनों को सेम मिलता है। हेट्रो में क्या होगा? हेट्रो में ये चीज़ कैसे हो जाती है? हेट्रो में या तो A के पास जाएगा या फिर B के पास जाएगा। मतलब AB में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो क्या करेगा? इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो B से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज़्यादा है, मतलब A की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हेट्रोलिटिक फिजन कैसे होता है? देखो, हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? वो एक की तरफ चले जाएंगे, एक साइड पे चले जाएंगे, और दूसरा क्या बन जाएगा? ये A नेगेटिव बन गया और दूसरा B पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको पोलैरिटी देखने को मिलती है। तो ऊपर वाले केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ रेडिकल्स दिखे थे जो कि न्यूट्रल थे। तो ऐसी रिएक्शंस को, जो रिएक्शन होमोलिटिक फिजन से होती है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वो होती है नॉन पोलर रिएक्शंस, ठीक है। और जो ऐसे होती है हेट्रोलिटिक फिजन होती है, जिसमें कि दोनों में से दोनों जो कोवलेंटली बॉन्डेड है एटम्स, उसमें से एक ही के पास इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं, उसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक केस हुआ। अब दूसरा भी केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस हम कर लेते हैं वे 1, ठीक है। फर्स्ट वे क्या है इसका? फर्स्ट वे कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पर हम RX लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर RX। तो इसमें ये कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मान लो वो पूरी की पूरी किस में गई? वो X के पास चलेगी, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या हुआ? हेट्रो मतलब कि अनइवन यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक मतलब कि इवनली यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X के पास चलेगी।
तो यहाँ पर R के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर X के पास नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरेशन हो रहा है, ये जो R पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, ये जो R पॉजिटिव है मतलब R क्या है, सम एल्काइल ही होगा, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव है उसे कहते हैं कार्बोकेटाइन। क्या हुआ, कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन, जिसे पहले हम कार्बोनियम आयन भी कहते थे, ठीक है, लेकिन अब हम कार्बोकेटाइन ही कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वे है कि अनइवनली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वे टू क्या होगा, वे टू क्या होगा कि जो ये RX बॉन्ड का ये हेट्रोलिटिक जो क्लीवेज है वो क्या हो जाए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वहाँ पर डिफरेंसेस हो गए। अब अगर ये बॉन्ड का मूवमेंट यहाँ पर हो जाए, इस तरह से टूटे, तो क्या हो जाता है, R पे आ जाएगा नेगेटिव, और जो X है आपका उस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। कुछ एक स्पीशीज़ ऐसी होगी, ये ज़रूरी नहीं कि हैलोजन ही हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली दूसरी स्पीशी है, तो ऐसे हो जाता है। अब देखो ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये है, इसका है, अगर कार्बन पे नेगेटिव है तो वो हो जाता है कार्बेनियम, कार्बेनाइन, ठीक है, क्या है, कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, अगर कार्बन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं, कार्बन पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन हो जाएगा वो। और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो है कार्बेनाइन, कार्बेनाइन, ठीक है। अगर इस तरह से रेडिकल्स आपको मिल रहे हैं एक्स रेडिकल, तो ये हो जाते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, ये क्या है, फ्री रेडिकल। अब ये जो तीनों है, ठीक है, आपके सिलेबस में अभी फ़िलहाल यही तीनों है, ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पढ़े हैं कि इंटरमीडिएट पे जाता है, देन आफ्टर दैट कि वो प्रोडक्ट्स में जाता है। तो ये ही 3 इंटरमीडिएट है जो कि आपके सिलेबस में है, और भी होते हैं हायर क्लासेस में। फिलहाल आप पढ़ोगे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स। वो कैसे बनते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन होती है तो होता है, तो मिलते हैं फ्री रेडिकल, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है तो कार्बोकेटाइन मिलता है और कार्बेनाइन मिलता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर कार्बन के ऊपर ये R पॉजिटिव का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, सब एल्काइल होगा, बेसिक ले लेते हैं CH3 पॉजिटिव। अब इस पे कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये हो गया कार्बोकेटाइन, अगर कार्बन पे नेगेटिव है तो ये हो गया कार्बेनाइन, ठीक है। तो ये हो गए रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, और फिजन देख लिया। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज का रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैंने सभी आपको बता ही दिए हैं। देखो इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट्स वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से टूटा, तो इस तरह से टूटा कि R पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, X को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों होते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। क्या होते हैं ये, फ्री रेडिकल्स। अब क्या होते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स है ये होते हैं, या कोई और भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, ना उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। वो रेडिकल जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनकी होती है। अब ये जो एरो है वो क्या है, हाफ हेडेड एरो है, जिन्हें हम फिश हुक भी कहते हैं, जो कि इस तरह का है। ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। जैसे कि जो आपका फुल एरो होता है वो बताता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, उसी तरह से जो फिश हुक होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बताता है। रिएक्शन प्रोसीड बाय होमोलिटिक फिजन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन, नॉन पोलर रिएक्शन या फिर होमोपोलर रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस इस तरह से होती है जिनमें इन्वॉल्व होता है होमोलिटिक फिजन, मतलब जिनमें फ्री रेडिकल्स आते हैं, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन पोलर, क्योंकि पोलैरिटी तो आ नहीं रही, पॉजिटिव नेगेटिव को ही पोलैरिटी हम कहते हैं। तो यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है तो नॉन पोलर रिएक्शंस उनको कहते हैं। होमोपोलर रिएक्शंस भी कई बार कहा जाता है क्योंकि उसमें होमोलिटिक फिजन से ये रिएक्शन फॉलो हो रही है और फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो इस तरह के भी नाम यहाँ पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सबसे बेसिक वाला फ्री रेडिकल मैं लूँगी मिथाइल का CH3 रेडिकल, ठीक है। क्या होता है ये, मिथाइल रेडिकल। फिर हम लेते हैं CH2CH3, ठीक है, ये कौन सा रेडिकल है, ये है हमारे पास इथाइल रेडिकल। फिर अगला एक ले लेते हैं CH और इसमें CH3 3 कार्बन्स वाला। लास्ट में हम लेंगे यहाँ पर 1 कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, इस तरह से, ठीक है। ये हमने सारे क्या लिए हैं, फ्री रेडिकल्स लिए हैं। अब ये क्या है, ये है मिथाइल रेडिकल, ये है मिथाइल रेडिकल,
ठीक है। दिस इज, अब देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का फंडा समझ लो, जिसे नहीं पता वैसे बहुत इजी है। 1 डिग्री कभी भी हम कब क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल या फिर कुछ और, तो कब कहा जाता है, जब आपका फ्री रेडिकल के केस में देखते हैं, जब ये फ्री रेडिकल फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो कहा जाता है 1 डिग्री। 2 डिग्री कब कहा जाता है, जब यही चीज़ 2 कार्बन से अटैच होती है तो वो सेकेंडरी हो जाती है। टर्शरी 3 डिग्री कब होता है, जब ये ही चीज़ 3 कार्बन से अटैच हो जाती है। अगर हम 1 डिग्री फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होगा, जो कि फ्री रेडिकल फर्दर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है, तो ये फंडा होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, जिसे कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये क्या है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब इनके नाम क्या है, अब देखो एक चीज़ आती है आइसो, तो ये वाली जो चीज़ है इसका कॉमन नेम भी समझ लो। ये पोजीशन हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरह से आपके पास है, इस तरह से आपके पास 3 कार्बन्स लगे हैं और अगर बीच वाले कार्बन पे कुछ एक चीज़ है, रेडिकल है या फिर पॉजिटिव चार्ज है या फिर उसके साथ कोई आगे अटैचमेंट है, तो इस पोजीशन को हम आइसो कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम आइसो कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आइसो वाला क्या है, आइसोप्रोपाइल वाला ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला फ्री रेडिकल है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले रेडिकल्स आपके सामने हैं। अब बात आती है स्टेबिलिटी की। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे ही ये डिग्रीज बढ़ती है, जो 3 डिग्री वाला होता है, 3 डिग्री कैसे है, क्योंकि इस कार्बन पे रेडिकल है, इस कार्बन की अटैचमेंट 1 2 और 3 कार्बन से है, तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। वैसे ही 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये वाला कार्बन पे रेडिकल है और ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो 3 डिग्री वाला है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है और इस तरह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अब इसका जो रीज़न है, ऐसा क्यों हुआ, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों हुई, उसका रीज़न होगा इंडक्टिव इफेक्ट में, जो कि कमिंग लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो बाय इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हो, तो ये स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज में, जिसमें हमने 2 चीज़ें करी थी। जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन का हम समझ लेते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा था कि जब RX क्या करा था, जो RX है उसमें किस तरह की क्लीवेज होती है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, R को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, दोनों इलेक्ट्रॉन जाके X पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है R पॉजिटिव, जिसे हम कार्बोकेटाइन कहते हैं, और यहाँ पर X नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर ये RX में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो टुवर्ड्स R चली जाए तो क्या बन जाता है, यहाँ पर ये बन जाता है R नेगेटिव कार्बोनाइन और ये X पॉजिटिव। ठीक है, X यहाँ पर हेलोजन नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर देखो हम शेप की बात करते हैं, क्योंकि आपकी NCERT में शेप भी दी गई है। ठीक है, शेप ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कि कार्बन पे पॉजिटिव, R पॉजिटिव C पॉजिटिव का मतलब एक ही है, क्योंकि R पॉजिटिव में भी क्या है, कार्बन ही है ना। तो हम यहाँ पर शेप ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे शेप ऑफ कार्बोनाइन, शेप ऑफ कार्बोनाइन। ठीक है, दोनों की हम शेप्स डिस्कस करेंगे। अब देखो ये क्या है, बेसिक वाला जो हम कार्बोकेटाइन लेते हैं वो क्या होता है, CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो बेसिक वाला हम यहाँ पर CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन लेते हैं, मिथाइल कार्बोकेटाइन लेते हैं। अब इसका जो शेप है वो क्या होता है, अब ये देखो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर ये sp जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। ठीक है, sp2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है और कोई लोन पेयर्स नहीं है, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और उस केस में क्या होता है, शेप क्या होती है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो होती है ट्राइगनल। हमने 4th चैप्टर में भी करा था हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स का, तो शेप आती है ट्राइगनल प्लेनर। ठीक है, क्या आती है, ट्राइगनल प्लेनर। ओके, तो शेप देख लो कैसे बनेगी, यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, कार्बन के 3 बॉन्ड्स है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है लगा हुआ, एक आपकी तरफ है इस तरह से, आगे वाली साइड है हाइड्रोजन, और एक पीछे वाली साइड इस तरह से हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ओके,
तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और साथ ही में यहाँ पर हमारे पास एक क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, क्योंकि ये जो तीनों है वो क्या है, एक ही प्लेन में है। तो ये क्या है, शेप इसका ट्रायंगल प्लेनर है। अगर आपको आए कि कार्बोकेटाइन का शेप क्या है तो ट्रायंगल प्लेनर होता है। और दूसरी बात यहाँ पर शेप की बात होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये जो कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा देते हैं क्योंकि कार्बोकेटाइन है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इसमें जो ये कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, कार्बन इन कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब शेप ऑफ कार्बेनाइन भी साथ में देख लो। अब कार्बेनाइन के लिए हम क्या करेंगे, हम CH3 नेगेटिव को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर बेसिक सा ले रहे हैं, CH3 नेगेटिव कार्बेनाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अगर आप शेप देखोगे तो यहाँ पर साथ ही में देखो, ये जो नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये है कि एक पेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो इसका जो शेप होगा, क्योंकि ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है और एक लोन पेयर है, 4 है टोटल, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि ये नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब भी नेगेटिव आता है उसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी क्या करोगे, एक इस तरह से आप हाइड्रोजन लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, एक हमने हाइड्रोजन इस तरह से लगा दिया, एक बैक साइड पे हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन हो गए और साथ ही में बीच में इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जिस तरह से इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसकी जो शेप है, क्योंकि ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो इसकी है, जो ये कार्बन है CH3 नेगेटिव में, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। ठीक है, क्या है, sp3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है, तो इसका जो टोटल है वो है 4। तो ये हो गया sp3, 3 + 1 4। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। अब ये देखो, सिंपल सी बात है, जितने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर यहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब इसका जो यहाँ पर शेप होता है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या शेप होता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर सिंस क्या है, बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर है, तो इससे कुछ यहाँ पर रिपल्शंस होगी। तो इसका जो शेप होना था वो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों, ड्यू टू दिस लोन पेयर जो कि रिपल्शंस दे रहा है, तो ये थोड़ा डिस्टॉर्शन में चले जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की। ठीक है, बेसिक से हम एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला मिथाइल कार्बोकेटाइल ले लेते हैं और इथाइल वाला ले लेते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, सारे कार्बोकेटाइन हैं यहाँ पर, वही 2 डिग्री वाला ले लेते हैं CH3 CH और ये वाला पॉजिटिव, और लास्ट में ले लेते हैं टर्शरी वाला 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसी तरह से सेम यहाँ पर जो ये तो कार्बोकेटाइन हमने लिए, सेम तरह के यहाँ पर हम कार्बेनाइन लेते हैं। CH3 नेगेटिव ले लिया, CH3 CH2 नेगेटिव ले लिया, साथ ही में हमने 2 डिग्री में CH नेगेटिव CH3 CH3, लास्ट में हो जाएगा टर्शरी 1। टर्शरी समझ रहे हो ना, क्यों है 3 डिग्री, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है जिस पे नेगेटिव है वो फर्दर 1 2 एंड 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 2 एंड 3 डिग्री हुई। ये तो नॉर्मल है, देखो इसको 0 डिग्री मत कह लेना कहीं। ठीक है, कहीं बच्चे बोलते हैं ये 1 2 3 है तो ये 0 डिग्री नहीं होता, इसे जस्ट हम मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, मिथाइल कार्बेनाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से शुरू है, कार्बन पे पॉजिटिव है, वो फर्दर 1 कार्बन से अटैच है, तो इसे कहते हैं 1 डिग्री। ये होता है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। उसी तरह से ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है, और ये 3 डिग्री टर्शरी। अब इनकी अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो किस तरह से होती है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और इस तरह से 1 डिग्री कम, और ये सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसका रीज़न भी इंडक्टिव इफेक्ट से है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जो ये CH3 थोड़ा बहुत समझ लो, जो ये CH3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करते हैं, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, तो स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने CH3 उनका क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन देने का इंडक्टिव इफेक्ट से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। तो सबसे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो इसकी स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से चलती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये दोनों के हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कर दिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने स्टेबिलिटी देखी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने यहाँ पर चेक करें दोनों के, ठीक है। बाकी आप इंडक्टिव इफेक्ट में पूरा ही समझोगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर समरी क्या आती है, समरी ये आती है कि एक अगर आपके पास बॉन्ड है, ए भी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो उसकी 3 जो वेज है यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। देखो 3 वे हो सकते हैं, या तो इसका होमोलिटिक फिजन हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या हमने सीखा है। देखो एक तो ये चीज़ है कि इसका इस तरह से होमोलिटिक फिजन हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाए, मतलब यहाँ पर ए रेडिकल बने और बी रेडिकल बने, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो ये समराइज कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब दूसरा ये होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही पे जाए, दूसरी साइड जाए। तो यहाँ पर क्या बनता है, ए पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पर हम आर ले लेते हैं, फिर आप ज़्यादा इजीली समझोगे। तो ये बन जाता है आर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, और ये बी पे आ जाता है नेगेटिव। तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तीसरा वे होता है कि ये जाके दूसरी साइड पे ही आ जाए, ठीक है। ये क्या हो जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आर के ऊपर आ जाए, तो ये हो जाता है आर नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं कार्बेनाइन, ठीक है। क्या बनता है, कार्बेनाइन बनता है, कार्बन पे नेगेटिव, और दूसरा रह जाता है यहाँ पर बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 3 मेथड है। तीनों से क्या हो रहा है, फर्स्ट को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन हो रहा है क्योंकि इक्वली मिल रहा है दोनों को, और लास्ट 2 होते हैं हमारे हेट्रोलिटिक फिजन, जिसमें क्या होता है, अनइवनली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, कि जो 2 पेयर है वो किसी एक के पास ही जाएंगे। होमो में क्या हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर 3 इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन, ठीक है, 3 तरह के। तो यहाँ पर किस तरह का फिजन होता है कोवलेंट बॉन्ड का, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में बनते हैं फ्री रेडिकल, हेट्रोलिटिक से प्रोड्यूस होता है कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।